आज से हम 12th क्लास का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ लेते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड चार्ज है। तो समझते हैं चार्ज क्या चीज़ होती है। चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो एक मैटर के साथ एसोसिएटेड होती है, जैसे कि मास होता है, किसी भी मैटर के पास मास है, लेंथ है, उसका टेम्परेचर वगैरह होता है, ये सब क्या है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती है मैटर की। उसी तरह से चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। चार्ज दो टाइप के हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। चार्ज एक्चुअली में करता क्या है, जैसे कि मान लो एक कोई चार्ज रखा हुआ है, उसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ को, उसके आसपास एक फील्ड क्रिएट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम किसी दूसरे चार्ज को रख दें तो इस पर फोर्स अप्लाई होगा। उसी तरह जैसे कि एक कोई बॉडी है जिसके पास मास है कुछ m, इसके आसपास एक फील्ड क्रिएट होती है, उसमें अगर किसी दूसरे मास को रख दिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। उसी तरह से दो चार्ज हैं, चार्ज के बीच में भी फोर्स लगता है। तो चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई बॉडी अट्रैक्ट या रिपेल हो सकती है। दो टाइप के चार्ज हैं हमारे पास, पहला हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरा हो जाएगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है ये सब आर्बिट्रीली तरीके से नाम रखे गए हैं, क्योंकि शुरुआत में क्या था, हमें दो नेचर मिले थे चार्ज के, किस तरह से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था वो समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक रॉड है, ये है ग्लास की, एक और दूसरी रॉड है, ये है रबर की। एक ग्लास की रॉड है, दूसरी रबर की रॉड है। क्या करा, दोनों को रब करा, ठीक है, रब करके फ्रीली सस्पेंड कर दिए गए। फिर इसी के बाद एक पेयर और लिया गया ग्लास और रबर की रॉड का, ठीक है, उसको भी फ्रीली एक किसी स्ट्रिंग वगैरह से सस्पेंड कर दिया। फिर क्या करा गया, दोनों ग्लास की रॉड, मतलब पहले वाले पेयर से और दूसरे वाले पेयर से दोनों ग्लास की रॉड को पास में लेके आए। दोनों को जब पास में लेके आए तो देखा दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रही हैं। जब फ्रीली सस्पेंड करा तो रोटेट होने के लिए वो एलिजिबल हैं, घूम सकती हैं कहीं पर भी। तो इस तरह से जब दोनों को पास में लेके आया तो होना ही चाहिए था अट्रैक्ट या कुछ भी होना चाहिए था। तो हमने देखा कि ऑब्जर्वेशन कि जहाँ से रब करा था वो पोर्शन एक दूसरे से दूर दूर जा रहा है, तो मतलब क्या वो दोनों में रिपल्शन। फिर यही काम हमने किसके साथ किया, दोनों रबर की रॉड के साथ। रबर की रॉड को पास में लेकर आए तो देखा कि जहाँ से हमने पोर्शन से रब किया था वो भी दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रहा है। तो शायद ये हो सकता है कि जो चार्ज है वो हमेशा एक दूसरे को रिपल करता है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ रिपल्शन देखने को मिल रहा है। फिर एक काम करा गया कि किसी पेयर से ग्लास, दूसरे किसी पेयर से रबर, दोनों की रोड को पास में लेकर आए। जब दोनों की रोड को पास में लेकर आए तो देखा कि जहां से रब करा था वो पोर्शन क्या हो रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है, जब पहले केस में हमने ग्लास और ग्लास की रोड ली थी तो सेम टाइप का मटेरियल था, मतलब सेम प्रॉपर्टी थी। तो सेम प्रॉपर्टी के बीच में क्या हुआ, रिपल्शन। दूसरा हमने पेयर जो लिया था वो भी रबर और रबर का रॉड का लिया था, तो रबर और रबर भी सेम टाइप का मटेरियल, मतलब सेम प्रॉपर्टी है। अगेन सेम प्रॉपर्टी ने क्या करा, एक दूसरे को रिपल करा। लेकिन तीसरे केस के अंदर हमने क्या लिया था, एक ग्लास की रॉड ली, दूसरी रबर की रॉड ली। दोनों को अगर पास में लेके आया तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। मतलब कि अनलाइक प्रॉपर्टीज अट्रैक्ट ईच अदर, इन लाइक प्रॉपर्टी रिपल। इसी तरीके से दो नाम दिए गए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट नेचर है। सबसे सूटेबल नाम यही था, तो किसी भी एक रॉड को नाम रख दिया गया पॉजिटिव चार्ज, एक को नाम रख दिया गया नेगेटिव चार्ज। इस तरह से चार्ज क्रिएट होते हैं। फिर बाद में और डिस्कवरी हुई तो देखा कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो सिमिलर है इस चार्ज के, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या हो जाता है, नेगेटिव। फिर प्रोटॉन पर जब हमने चार्ज है वो किसके सिमिलर था, पॉजिटिव के, तो प्रोटॉन पर चार्ज हो गया पॉजिटिव। और एक्सपेरिमेंट से जब इन दोनों पर चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया तो वो दोनों इक्वल आई, बट अपोजिट नेचर की थी। तो नेचर अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है, जो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, कूलाम की यूनिट है चार्ज, चार्ज की यूनिट है कूलाम। और मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये नेचर नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन की बात करें तो ये नेचर पॉजिटिव होता है। इसके बाद हम देखते हैं एक प्रॉपर्टी है, ये एक फिनोमिनन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसको समझते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन के अंदर क्या करा है, जैसे कि यहाँ पर जो हमने बॉडीज ली थी वो इंसुलेटिंग बॉडीज ली थी, जैसे कि ग्लास, रबर, ये सब कैसे मटेरियल होते हैं, इंसुलेटर। अगर हमें इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर चार्ज को क्रिएट करवाना है तो उसकी एक तरीका होता है रब कर लो, ठीक है। रब करने से अगर हम चार्ज क्रिएट कर पा रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रिसिटी, और रब करने से आई मतलब फ्रिक्शन की वजह से आई, इसलिए इसका नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी है, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी भी बोला जाता है इसको। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन करने की वजह से एक बॉडी से चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि अगर हमें दो चार्ज बॉडी हैं, मतलब कि दो कंडक्टिंग बॉडी हैं,
दो कंडक्टिंग बॉडी में अगर हमें चार्ज क्रिएट करवाना है तो रबिंग करने से ये चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता। कारण क्या है, हम रब करेंगे दो कंडक्टिंग बॉडीज को, तो चार्ज अगर क्रिएट भी होते हैं तो एक दूसरे के कांटेक्ट में होने के कारण और कंडक्टिंग होने के कारण ये ओवरऑल एक दूसरे को दोबारा न्यूट्रल कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जब हम कंडक्टिंग बॉडी लेते हैं तो कंडक्टिंग बॉडी में रबिंग करके हम चार्ज क्रिएट नहीं कर पाते। तो अल्टरनेटिव तरीका क्या हुआ, वो हम समझ रहे चार्जिंग बाय इंडक्शन किस तरह से करेंगे। जैसे कि हमारे पास शुरुआत में एक न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी को हमने कहीं पर इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिया, इस बॉडी को नाम दिया ए। न्यूट्रल है मतलब कि कोई ओवरऑल चार्ज है नहीं इस बॉडी के ऊपर। दूसरी कोई बॉडी लेते हैं हम बी, इसको इनिशियली हम पॉजिटिवली चार्ज कर देते हैं, ये इनिशियली पॉजिटिव चार्ज है। अब एक चीज़ और समझना है इसको समझने से पहले, चार्जिंग बाय इंडक्शन की फिनोमेना समझने से पहले, कि हमारे पास जैसे कोई एक एटम है, ठीक है, हर बॉडी जो है एटम से मिलकर बनी होती है। एटम के अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, रीजन प्रोटॉन पाए जाते हैं, साथ में न्यूट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उनके ऊपर कोई चार्ज होता नहीं है। तो जो कुछ भी चार्ज है किसकी वजह से, केवल और केवल प्रोटॉन की वजह से। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है आउटर ऑर्बिट के अंदर। अब प्रोटॉन पर हैवी न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होने के कारण केवल और केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लो ऑर्बिट्स अलग अलग हो सकते हैं, ये पहला ऑर्बिट हो गया, दूसरा ऑर्बिट हो गया, तीसरा ऑर्बिट हो गया, ऐसे अलग अलग ऑर्बिट पाए जा सकते हैं किसी एटम के। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बाउंड होते हैं बाय द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन पे बहुत ही कम होता है, तो वो क्या है कि फ्री है बाहर जाने के लिए, किसी किसी केसेस में, किसी केस में नहीं है। तो हम कंडक्टिंग बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जो, जैसे मान लो इसको छोड़ दें, हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट का यहाँ पर कंसिडर करते हैं, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होगा न्यूक्लियस से, तो वो फ्रीली मूव कर सकता है। अब शुरुआत में कंसिडर करते हैं, जैसे इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है, 15 प्रोटॉन्स है, क्योंकि न्यूट्रल तो रहता है शुरुआत में। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे और एटम बन जाएंगे न्यूट्रल। अब हम क्या कर सकते हैं, प्रोटॉन को तो ट्रांसफर कर नहीं सकते, मतलब कि ना तो प्रोटॉन दे सकते हैं ना ही प्रोटॉन ले सकते हैं। हम किसका ट्रांसफर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का। तो सपोज हमने कि इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया, प्रोटॉन अभी भी 15 ही है, इलेक्ट्रॉन लेकिन 16 हो गए, तो क्या हुआ, 15 प्रोटॉन ने 15 प्रोटॉन ने 15 इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को तो न्यूट्रल कर दिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा। तो ये बॉडी जो है या फिर ये जो एटम है अपने आप को कैसा चार्ज शो करना स्टार्ट कर देगा, नेगेटिव चार्ज स्टार्ट कर देगा शो करना। तो ये बॉडी कैसी बन जाएगी, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी, ठीक है, बॉडी नेगेटिव चार्ज बन जाएगी। यहीं अगर हम दूसरा केस देखें कि इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेते हैं, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो यहाँ पर बचे 14 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर है 15 प्रोटॉन। तो बॉडी के पास ओवरऑल क्या हुआ, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन ने 14 प्रोटॉन का इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया, केवल एक प्रोटॉन बचा है। एक प्रोटॉन की वजह से बॉडी कैसा चार्ज शो करना स्टार्ट कर देगी, पॉजिटिव। ओवरऑल बात यह है कि अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना है तो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही कर सकते हैं, या तो हम उसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अगर हमने किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो उस पर एक्सेस अमाउंट में नेगेटिव चार्ज जाएगा और वो बॉडी नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। और यहीं अगर इसका उल्टा किया हमने कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से ज़्यादातर रूप में कौन सा चार्ज दिखने लग जाएगा, पॉजिटिव, और बॉडी बन जाएगी पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे हम, ठीक है। अब ये कोई कंडक्टिंग बॉडी तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल क्वांटिटी में है, इसी वजह से क्या है, न्यूट्रल है। तो बताओ जब पास में हम इसके कोई पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करने की, पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, या फिर पॉजिटिव से अट्रैक्ट कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉडी में जहां भी कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ जाने लगेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सपोज सारा जितना भी इसमें नेगेटिव चार्ज हो सकता था या ट्रांसफर हो सकता था, वो सारा नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्शन के कारण नियर बाय सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है। मैंने अभी बताया जहां से इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है वहां पर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो सपोज थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन इधर वाली सरफेस से भी उधर ट्रांसफर हुए होंगे, तो यहाँ पर इधर वाली सरफेस पे किसकी कमी आ चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाने के कारण इस सरफेस पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो चुका है, पॉजिटिव। यही मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेस अमाउंट में आ जाते हैं तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहीं अगर इलेक्ट्रॉन लेस अमाउंट में आ जाते हैं, इनकी कमी हो जाती है तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इधर वाली सरफेस पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में आ गए तो ये नेगेटिव चार्ज बन गई, इधर वाली सरफेस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी मतलब ये सरफेस पॉजिटिव चार्ज बन गई।
फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, इधर की जो सरफेस है लेफ्ट साइड की उसको हम अर्थिंग कर देते हैं। अर्थिंग मतलब कि इसको हमने जीरो पोटेंशियल से ज्वाइन कर दिया, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था अर्थ में चला जाएगा। अर्थ की कैपेसिटी इन्फाइनाइट होती है, कैपेसिटी टॉपिक भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम आगे की क्लास चैप्टर्स में। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाएगा, लेफ्ट वाली सरफेस क्या बन जाएगी, न्यूट्रल। अब न्यूट्रल हो गई है, अर्थिंग का कोई काम नहीं है, अर्थिंग का कनेक्शन हम हटा देंगे। अर्थिंग का कनेक्शन हमने हटा दिया, अब बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ हमें नेगेटिव चार्ज दिख रहा है जो कि पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण एक ही सरफेस पर एक्यूमुलेट है। हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज वाली जो बॉडी भी थी उसको भी दूर ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे तो अट्रैक्शन खत्म। अब किसका रिपल्शन चालू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज का रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगा, और अपने रिपल्शन के कारण ये लेस डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस अचीव करना चाहेंगे ताकि लेस रिपल्शन हो सके। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हैं ये दूर 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 पूरी सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और इस बॉडी को हमने डायरेक्टली तो कोई कॉन्टेक्ट में लेकर नहीं आए थे, फिर भी हमने इस बॉडी को क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज बना दिया। सो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के बिना अगर चार्ज प्रोड्यूस करवाना है तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंडक्शन। चार्जिंग मतलब कि चार्ज प्रोड्यूस करवाना, तो हमने डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के किसी बॉडी पे चार्ज प्रोड्यूस करवा दिया, देयरफॉर दिस फिनोमेनन इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि आप एक न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर सकते हो। तो हमने इस बॉडी के अंदर अभी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करा है बाय ब्रिंगिंग एन अनदर बॉडी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यही अगर हम जो बी बॉडी लेकर आए थे पहले वाले केस में जो पॉजिटिव चार्ज थी, अगर उसको इनिशियली नेगेटिव चार्ज बनाकर लेकर आए तो यहाँ पे इसका अपोजिट चार्ज क्रिएट हो जाएगा, दैट इज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपको किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो उसके पास में नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी को लेकर आए, और अगर आपको नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी बनाना है तो उसके पास में पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को लेकर आए। ये फिनोमेनन जो है कहलाती है चार्जिंग बाय इंडक्शन। फिर इसके बाद चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको भी वन बाय वन समझ लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी है चार्ज की। पहली प्रॉपर्टी जो है चार्ज की बेसिक, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वांटाइजेशन क्या कहता है, देखो क्या हुआ कि जब डिस्कवरीज की गई तो पता चला कि जो सबसे छोटा चार्ज पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से किसी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो मिनिमम टू मिनिमम किसी बॉडी में अगर चार्ज प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करेंगे। और इलेक्ट्रॉन सबसे कम कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, वो है 1। एक ही इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकते हैं, आधा इलेक्ट्रॉन होता नहीं, तो आधा इलेक्ट्रॉन भी हम ट्रांसफर कर नहीं सकते। तो कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, केवल एक। अच्छा, उससे ज़्यादा अगर हमें चार्ज प्रोड्यूस करना होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा, 2। इससे ज़्यादा करना होगा तो 3। तो किसी बॉडी पे अगर चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है तो मिनिमम चार्ज कितना प्रोड्यूस करवा सकते हैं, E के इक्वल। इससे ज़्यादा 2E, फिर इससे ज़्यादा 3E, फिर 4E, और ऐसा करते हुए टोटल अगर n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, Ne। ठीक है, तो अगर हमने टोटल n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए किसी बॉडी से तो कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, Ne। सो व्हाट इज द Ne? टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। E इज नॉन एज बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट का मतलब होता है सबसे छोटा। क्यों, क्या कह रहे हैं, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के। यहाँ पे इंटीग्रल मल्टीपल होता है मतलब कि इंटीजर से मल्टीप्लाई करा दो। इंटीजर मतलब कि +1 -1 +2 -2, ऐसे आप माइनस इन्फानाइट और उधर प्लस इन्फानाइट तक जा सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करा दिया तो टोटल चार्ज कितना होगा वो पता चल जाएगा। दिस इज नॉन एज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे कि अगर हमें किसी बॉडी पे एक कूलम चार्ज प्रोड्यूस करवाना है तो हमें पता करना है उसके लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने होंगे। तो क्या बोला गया, हमें कितना कूलम चार्ज प्रोड्यूस करना है, 1 कूलम, और E की वैल्यू तो हमें पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो ये वैल्यू नेगेटिव होती है, और प्रोटॉन के लिए बात करें तो ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। नेचर अपोजिट होता है, बस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब वो चार्ज उसने स्पेसिफिक नहीं किया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे और नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो Q इज इक्वल्स टू ±Ne फॉर्मूला लगाएंगे। प्लस माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ क्योंकि यहाँ पे उसने स्पेसिफाई नहीं किया क्वेश्चन में कि पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करवाना है या फिर नेगेटिव चार्ज। Q की वैल्यू दी हुई है 1 कूलम, N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, E इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हमें n की वैल्यू पता करनी तो इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो n इज इक्वल्स टू 1/1.6 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻19
पॉइंट हटाया, डेसिमल लगाए, ये ऊपर जाकर पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी। सो 10/16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻19। एक काम करते हैं, यहाँ पर जो साइंटिफिक नोटेशन में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, क्वांटिटी 1 से कम आने वाली है, तो हम क्या करते हैं इधर से एक जीरो और शिफ्ट करा देते हैं, तो इधर हो जाएगा टोटल 10⁻18 और इधर हो जाएगा 100। जब 100 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 6.25 इंटू 10⁻18। सो n इज वॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड टू बी ट्रांसफर टू प्रोड्यूस अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम। अगर हमें किसी बॉडी पे 1 कूलम का चार्ज प्रोड्यूस करवाना है तो हमें इतने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर करने होंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी चार्ज की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को और समझ लेते हैं कि आगे वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है चार्ज की वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन क्या होता है? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम हुआ जैसे कि मान लो हमने एक ऐसी बाउंड्री बना दी, इसके अंदर जो कुछ भी मैटर प्रेजेंट है वो ना तो एनर्जी का ट्रांसफर कर सकता है सराउंडिंग से, ना ही मैटर का। मतलब कि हमने इस वॉल को ऐसी वॉल बना दिया है जहाँ से ना तो मैटर ट्रांसफ़र हो सकता है ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अंदर वाला जो यहाँ पे मैटर होगा या जो कुछ भी मटेरियल होगा उसे हम कह देंगे आइसोलेटेड, और इसके हम स्टडी कर रहे हैं तो इस सिस्टम कहेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जो अपने सराउंडिंग से ना तो मैटर ना ही एनर्जी किसी भी चीज़ का एक्सचेंज ना कर सके, उसको क्या कहते हैं हम? आइसोलेटेड सिस्टम। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्ट्रिक्टली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कह रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए ही होता है, उसको समझ लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट कहता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम के लिए टोटल चार्ज रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट और कंजर्व। बस इतनी सी बात है कि टोटल चार्ज जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा या फिर कंजर्व रहने वाला है किसी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो ना तो मैटर का ट्रांसफर कर सकता है ना ही एनर्जी का ट्रांसफर कर सकता है, तो इसके अंदर जितना भी चार्ज होगा वो तो फिक्स रहने वाला है, चेंज हो ही नहीं सकता, क्योंकि ना तो हम कभी भी चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो जितना चार्ज उतना कि उतना ही रहने वाला है। ठीक है, अब एक थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि अगर आपको चार्ज क्रिएट करवाना है तो पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल क्वांटिटी में क्रिएट कर पाओगे। जैसे कि एटम को ब्रेक कर दो, जितना पॉजिटिव चार्ज निकलेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज मिलेगा, तो ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। शुरुआत में अगर सपोज यहाँ पर +1 कूलम चार्ज था, आपने कितने एटम को ब्रेक कर दिया, कितने इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग कर दिए, बट ओवरऑल इसके अंदर क्या रहने वाला है? 1 कूलम चार्ज ही रहने वाला है जो शुरुआत में था, क्योंकि मैटर का एक्सचेंज नहीं हुआ ना ही एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होता है? टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट या कंजर्व रहता है। नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी बची है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अगर हमें किसी बॉडी पे टोटल चार्ज पता करना है और उसके डिफरेंट पार्ट पे डिफरेंट जैसे चार्ज प्रेजेंट है, ये मान के चलते हैं जैसे +2 कूलम है, -3 +4 -5 +6 -7, ऐसे अलग अलग पार्ट पे अलग अलग चार्ज प्रेजेंट है। तो अगर इस बॉडी पे टोटल चार्ज आपको पता करना है, टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ ऑल द चार्जेस प्रेजेंट ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। वेक्टर सम की बात करें, वेक्टर सम मतलब कि प्लस वाला चार्ज हो तो प्लस के साथ रखना है, नेगेटिव चार्ज हो तो माइनस साइन के साथ रखना है। वेक्टर का मतलब होगा साइन के साथ रखना है आपको। तो जो भी चार्ज हैं उनको विथ साइन अगर आप यहाँ पर रख दोगे तो टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है बॉडी पे वो आ जाएगा। जैसे पहली वाली बॉडी पे +2 का है, इस पे -3, इधर +4, यहाँ पे -5 +6 एंड -7। ऐड कर लेते प्लस वाले सारे नंबर को, ये हो जाएगा 10 और ये 12 8 और ये -7 दैट इज -15। ऐड करा तो -3 कूलम। तो इस बॉडी पे जो ओवरऑल चार्ज है दैट इज ऑफ -3 कूलम। ये कह रहा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो इसके साथ अभी आज का जो रिवीजन का टॉपिक है हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।